हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में बात करी थी, हिस्ट्री के बारे में। एंड टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो भूगोल के बारे में बात करने से पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा ज्योग्राफी के बारे में। तो वो चीज़ें एक मिनट ध्यान से समझें, 1 मिनट लगेगा बस बेसिक चीज़ों को बताने में। तो ज्योग्राफी को समझने से पहले ज्योग्राफी आखिर है क्या? तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है जियो, एक तो है ग्राफिया। एक क्या है? ग्राफिया। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब जो होता है वो मतलब होता है अर्थ से। किससे मतलब होता है? अर्थ से। और ग्राफिया का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। ग्राफिया का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। तो अगर हम डेफिनेशन देखें ज्योग्राफी की तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेस्क्रिप्शन अबाउट द अर्थ, क्या बोलेंगे? डेस्क्रिप्शन अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी पृथ्वी के बारे में संपूर्ण वर्णन जो है, पृथ्वी के बारे में वर्णन, वो क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो अर्थ के बारे में तो करेंगे ही करेंगे। अर्थ के साथ साथ हम लोग स्पेस की भी बात करेंगे, कॉस्मोस की भी बात करेंगे, ओशियंस की भी बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की भी बात करेंगे, क्लाइमेट की भी बात करेंगे। इन सब की बात करेंगे किसमें? ज्योग्राफी में। आई होप इतनी बात सबको क्लियर होगी। और ज्योग्राफी के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी वो कुछ विद्वान मानते हैं इराटोस्थनीज को। किसको मानते हैं? कुछ विद्वान मानते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थनीज को, और वहीं पर कुछ मानते हैं हिकैटियस को। किसको मानते हैं? हिकैटियस को। तो ये दोनों माने जाते हैं। कुछ विद्वान किसको मानते हैं? इराटोस्थनीज को। कुछ विद्वान किसको मानते हैं? हिकैटियस को। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में, अगर मान लो बाय द वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, और वहाँ पे दोनों ही अगर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो आप जो टिक मार के आएंगे, जो आप आंसर चूज करके आएंगे, वो इराटोस्थनीज को चूज करके आएंगे। अगर बाय द वे इराटोस्थनीज नहीं है तब आप हिकैटियस को चूज करेंगे। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी सबको। ये कुछ बेसिक बातें थी ज्योग्राफी के बारे में जो मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बताई है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जो चैप्टर 1 है जो हमारा, वो है इंडिया। इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी सबसे पहले हम बात ही किसकी करेंगे? इंडिया की। तो इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इंडिया को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया इज
नॉन इंडिया जो जाना जाता है सबसे पहले, ये जाना जाता है इंडिया के ही नाम से। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, ये इधर ना लिख के, मतलब इंडिया इज नॉन एज, सबसे पहला जो इसको इंडिया के ही नाम से जाना जाता है। दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो है भारत। तीसरा जो नाम है हिंदुस्तान। आर्यभट्ट का नाम जो है वो है आर्यभट्ट। और पांचवा नाम जो है वो है जम्बू। ये चार नाम तो आपने सुने होंगे, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, और ये चार नाम तो आपने सुने होंगे, ये नहीं सुना होगा जम्बूद्वीप। तो इन चार नामों के अलावा इंडिया को किस नाम से और जाना जाता है? जम्बू द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। अब इतने जो नाम है वो इंडिया के नाम दिए किस किस ने? तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारे देश में आए थे ग्रीक्स, जिन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं यूनानी। ग्रीक्स आए थे, तो ग्रीक्स ने बताया कि यहाँ पे जो हमारे जो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर की तरफ एक रिवर बहती है, जिस रिवर का नाम उन्होंने दिया था क्या? इंडस। तो इंडस नदी के ही नाम पे इन्होंने, ग्रीक्स ने जो हमारा भारत का जो नाम दिया था वो इंडिया नाम दिया था। फिर किसने दिया था इंडिया नाम? ग्रीक्स ने। इतनी बात सबको क्लियर है? और किस नदी के बेसिस पे दिया था? इंडस रिवर के बेसिस पे। अब हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम जो दिया था वो दिया था पर्शियन। पर्शियन जो इंडस जो नदी थी उसी को पर्शियन लोगों ने कहा था हिंदू नदी। सिंधु नदी को पर्शियन लोगों ने क्या कहा था? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के ईस्ट में जो भाग जो स्थित था हमारा इंडिया, उसी को इन्होंने नाम दिया था क्या? हिंदुस्तान। तो अगर क्वेश्चन आए हिंदुस्तान जो नाम दिया था इंडिया को, वो किसने दिया था? तो पर्शियन ने। आर्यवर्त किसने दिया था? तो आर्यों ने दिया था। आर्य जो हमारे देश में आए थे वो पाकिस्तान में एक स्थित दर्रा है जिसको खैबर दर्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? खैबर दर्रा, खैबर पास। तो इसके थ्रू ये हमारे इंडिया में आए थे आर्य लोग, और उन्होंने ही हमारे देश को क्या नाम दिया? आर्यावर्त। क्या नाम दिया? आर्यावर्त। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लैंड ऑफ आर्यस। ठीक है भाई। जम्बूद्वीप जो नाम दिया था वो किसी ने दिया नहीं है, हमारे पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि हमारे पुराणों में इन चार नामों का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे जो पुराण है उन पुराणों में उन चार नामों का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये जम्बूद्वीप जो नाम है वो हमारे पुराणों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पुराणों में मिलता है। अब रह गया भारत नाम। तो भारत जो नाम दिया गया है इंडिया का, वो किंग भरत के नाम पे दिया गया। इसके नाम पे दिया गया है। एक राजा भरत हुए थे हमारे देश में, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। आई होप इतनी सब बातें आप सब लोगों को क्लियर होंगी। तो आप सब लोग इनको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया की कैपिटल के बारे में। कैपिटल सब लोगों को सब लोग जानते ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है तो कौन सी है? न्यू दिल्ली। ठीक है, कौन सी है? न्यू दिल्ली। इकोनॉमिक कैपिटल जो है कौन सी है? मुंबई। ठीक है भाई। कोल कैपिटल जो है वो है धनबाद। ये पड़ता है झारखंड में।
कहाँ पड़ता है? झारखंड। और कल्चरल कैपिटल जो है वो है बनारस। बनारस जानती है कहाँ पड़ता है अपने? तो ये तो कैपिटल है। अब हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया कितना है इंडिया का? तो इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया है हमारे इंडिया का। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और ये पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसका लगभग 2.4% है ऑफ द वर्ल्ड। कितना है? ऑफ द वर्ल्ड। और इस एरिया में लगभग विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। बात समझ में आई? हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है इंडिया लगभग अप्रॉक्स 133 करोड़ जनसंख्या है, जो विश्व में वर्ल्ड में सेकंड रैंक है इसकी। जो सेकंड रैंक है, पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना, दूसरे नंबर पे अपना देश है भारत। तो लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है इंडिया में। ठीक है, विश्व की। ठीक है भाई, ये तो है किसके अकॉर्डिंग? ये एरिया मैंने बता दिया आपको 32,87,263 किलोमीटर। और एरिया के अकॉर्डिंग भारत का जो स्थान है वर्ल्ड में वो 7th रैंक है। क्या है? 7th रैंक अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है भाई, 7th रैंक अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया कितनी रैंक है? 7th रैंक है इंडिया की। अब फर्स्ट रैंक किसकी है फिर एरिया के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट रैंक जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट रैंक जो एरिया के अकॉर्डिंग है वो है रशिया। इसकी है दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है यूएसए। चौथे नंबर पे है चाइना। ठीक है भाई, चौथे नंबर पे है चाइना। पांचवें नंबर पे है ब्राजील। और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तब हमारा भारत का नंबर आता है। और सातवें नंबर पे कौन सी है? इंडिया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि एरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों का कौन सा स्थान है? 7th। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेस है? तो सेकंड रैंक है। ठीक है भाई, फर्स्ट रैंक किसकी है? तो चाइना की है। चाइना की लगभग अप्रॉक्स जो है पॉपुलेशन वो लगभग 150 करोड़ मानी जाती है। तो ये लोग ये सब ध्यान रखेंगे कि पहले नंबर पे अकॉर्डिंग टू एरिया कौन सा है? रशिया। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे यूएसए। चौथे नंबर पे चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है भाई, तो ये तो हमारी हो गई इंडिया के बारे में जानकारी। वर्ल्ड में कितना साइज है, क्या है, क्या नहीं है, ये सब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लोकेशन क्या है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट है या पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने बताया था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये वाला टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका रिप्लाई कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है भाई, तो अब लोग हम बात करेंगे कि इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट है कहाँ। इंडिया की लोकेशन एग्जैक्ट है कहाँ? किस पे? ग्लोब पे, भारत के ग्लोब पे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ लोकेशन। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे क्या डाल दे रहा हूँ? हेडिंग लोकेशन। तो ऐसा लोकेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। क्या होता है? ग्लोब।
आप सब लोगों ने देखा ही होगा ग्लोब, अक्सर प्रिंसिपल ऑफिस में रखा ही रहता है ग्लोब। तो ग्लोब लोकेशन समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अब ग्लोब गोल तो होता ही है, तो हम यहाँ एक छोटा सा ग्लोब बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है तो मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। ये मान लिया हमारा ग्लोब है, ठीक है भाई। तो ग्लोब को समझने से पहले ये ग्लोब हो गया, ठीक है भाई। अब ग्लोब में ये इसके बीचों बीच से जाती है एक लाइन जिसको बोलते हैं क्या? इक्वेटर। ये 0 अंश पर होती है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है भाई। एक लाइन और होती है जो 23.5 डिग्री पे होती है, ठीक है भाई। और एक लाइन यहाँ नीचे होती है 23.5 डिग्री, ठीक है भाई। जो 23.5 डिग्री पे ऊपर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। और जो ये नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में बोलते हैं इसको मकर रेखा। हम सब लोग जानते हैं कि लोकेशन के आधार पर इंडिया हमारा कौन से हेमिस्फीयर में है? तो नदर्न हेमिस्फीयर में है हमारा। नदर्न हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया। लोकेशन क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है ग्लोब पर। अब ध्यान से समझना, ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ध्यान रखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, वो भारत को 2 भागों में काटती है। कितने भागों में काटती है? 2 भागों में काटती है। मान लिया मैंने बताया नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो मान लिया ये हमारा इंडिया है। देखना भैया, क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर है? तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है भाई। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है और 2 भागों में बांटती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के जो राज्यों से गुजरती है वो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है भाई। 7 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो राजस्थान। सबसे पहला कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 और मिजोरम और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है भाई। तो अगर पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये राज्य हैं, ये स्टेट हैं जिनसे होकर क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एक बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है भाई। देखिए मैंने यहाँ पे ग्लोब बनाया है, तो मैंने यहाँ पे ग्लोब बनाया है, तो ग्लोब का जो है यहाँ पे सेंटर भी होगा। क्या होगा? सेंटर भी होगा। लेकिन अब मैंने बताया कि यहाँ पे क्या इक्वेटर पास हो रही है यहाँ से,
तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इक्वेटर जो है सेंटर से होकर पास हो रही है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर है। अगर मैं 3D फिगर की बात करूं, अगर मैं 3D फिगर की बात करूं, कुछ है नहीं, गोल राउंड गेंद दिया था। अगर मैं 3D फिगर की बात करूं तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। क्या है? क्लियर? हमारा क्लियर? ये हमारी अर्थ है। तो अब ये 3D फिगर, अब इसका सेंटर कहाँ होगा? कहीं इसके बीच में होगा। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर है ये आर्टिफिशियल लाइन है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल लाइन है, हमारे द्वारा बनाई गई हुई लाइन है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे, अगर इस तरीके से यूं, तो ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई इक्वेटर। तो क्या, और इसका सेंटर कहाँ होगा अर्थ का? ये बीच में होगा यहाँ पे कहीं। तो क्या ये उससे पास हुई? सेंटर से नहीं हुई। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई पूछता है कि इक्वेटर क्या अर्थ के सेंटर से पास होती है, तो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल लाइन है, ऊपर से बनाई गई हुई लाइन है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो अब हम इंडिया की लोकेशन पे आएंगे सीधे, कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। देखिए, मैंने बताया ये जो है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे अंश लिखा है मैंने, यहाँ पे डिग्री लिखा है 23.5 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से पास हो रही है, जो इंडिया को दो भागों में विभाजित करती है, वो यहाँ से जो एंगल बनाती है, वो यहाँ से इस तरीके का एंगल बनाती है, और इस एंगल को बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? ये 23.5 अंश का डिग्री बनाती है, इसलिए इसको यहाँ पे बोलते हैं 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से ये भी 23.5 अंश का कोण बनाती है, एंगल बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है? अब देखो, अब इस ग्लोब पर दो तरीके की लाइन होती है। ठीक है भाई? कितने तरीके की लाइन होती है? दो तरीके की। अब मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा समझाने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दूं। देखिए भाई, दो तरीके की लाइन होती है। जो दो तरीके की लाइन ड्रॉ करी गई है हमारे ग्लोब पर, कौन कौन सी लाइन? एक तो ड्रॉ करी गई है हॉरिजॉन्टली। कैसी ड्रॉ करी गई है? हॉरिजॉन्टली। और दूसरे तरीके की जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल लाइन, इतना ही लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस। ये दो तरीके की लाइन ड्रॉ करी गई हमारे ग्लोब पर, जो आर्टिफिशियल हैं, जो हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। आर्टिफिशियली क्या होता है? मैन मेड जो तो ध्यान रख। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, अर्थ एक तो बहुत बड़ी है, ये यहाँ पे है नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल। और यहाँ पे क्या है? साउथ पोल। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल। मान लीजिए ये अर्थ है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ना तो हमारे पास इतना कोई बड़ा स्केल है, ना कोई पैमाना, कुछ भी नहीं है, ये ना कोई इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या कर सकें हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की क्या कर सकें डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो डिस्टेंस को टुकड़ों में बांटने के लिए, इतनी ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस को टुकड़ों में बांटने के लिए हम लोगों ने ग्लोब पर क्या ड्रॉ करी, लाइंस ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी, लाइंस ड्रॉ करी। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो लाइंस ड्रॉ करी गई उन्हीं को नाम दिया गया क्या, लैटिट्यूड लाइंस। और जो ईस्ट में और जो वेस्ट में यहाँ पे इस तरीके से लाइन जो ड्रॉ करी गई, इस तरीके से यूं, ईस्ट और वेस्ट में बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करी गई उसको बोला गया क्या, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो बात क्लियर है। इस तरीके से यूं लाइन ड्रॉ करी गई हर एक अंश पे। ठीक है भाई, इस तरीके से यू ग्लोब पे लाइन ड्रॉ करी गई। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी गई यानी लेटी हुई लाइन, उसको बोला गया लैटिट्यूड लाइन। उनको क्या बोला गया, लैटिट्यूड लाइंस। और जो खड़ी खड़ी जो लाइन ड्रॉ करी गई इस तरीके से, उनको बोला गया क्या, लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है भाई, इनको हिंदी में बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। और इसको बोलते हैं क्या, देशांतर रेखाएं। ठीक है भाई, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है भाई, तो अक्षांश रेखाएं जो टोटल हैं हमारी वो है 179। कितनी है, 179। और जो देशांतर जो रेखाएं वो टोटल हैं वो है 360। कितनी है, 360। बात क्लियर है। लैटिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। लॉन्गिट्यूड लाइंस देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 यानी 360। अब ये चीज ध्यान रखेंगे, ये कहीं कहीं आपको लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखाओं की संख्या कहीं कहीं 181 भी मिलेगी, 181 भी लिखी हुई मिलेगी। लेकिन वो क्या है कि वो जो 181 जहाँ लिखी हुई है वो इन पोल्स को भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ये दो पोल्स जो हैं, हालांकि ये लाइन नहीं है, ये केवल पोल्स हैं, इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो वहाँ पे कहीं लिखा होगा 181, लेकिन एग्जैक्ट ये कितनी है, तो 179 है। हर एक अंश पे ये खिंची हुई है और एक अंश के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो है 111 किलोमीटर। कितनी है, 111 किलोमीटर। और यहाँ पे एक अंश 1 डिग्री में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे है 1,111.32 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये है आपकी लैटिट्यूड लाइंस और ये है आपकी क्या, लॉन्गिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड की लाइंस की संख्या कितनी है, 179। और इसका इनकी ये कितनी है, 360। डिस्टेंस अगर पूछे तो ये बता देना आप। ठीक है भाई, अब हम लोग दोबारा से ग्लोब पे आते हैं। ठीक है भाई, दोबारा से ग्लोब पे आते हैं। ये ग्लोब हो गया। ठीक है भाई, ये इक्वेटर हो गई, 0 अंश इक्वेटर। ठीक है भाई, इक्वेटर। और ये यहाँ पे मान लिया 23.5 डिग्री। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा हिंदी में लिख दे रहा हूँ, शॉर्टकट कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है कि लैटिट्यूड लाइंस के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड
लाइंस के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, तो क्या बताएंगे आप लोग, नदर्न हेमिस्फीयर में है। किसमें है हमारा इंडिया, नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर क्वेश्चन आता है कि लैटिट्यूड लाइंस के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, अक्षांश रेखाओं के अनुसार। ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड लाइंस के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कौन से गोलार्ध में है, किस में है, तो आप ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा इंडिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसमें आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग कौन से हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी देशांतर रेखाओं के अनुसार हमारा भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आई सबको, क्लियर है। अब देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों को 2 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार जिसे बोलते हैं, क्या अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहली बात ये कि यहां से सेंटर से इंडिया, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, मेनलैंड का, और ये क्या है, नदर्न पॉइंट है, यानी उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ से जो इंडिया का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 8 डिग्री 4 मिनट का। कितना बनेगा, 8 डिग्री 4 मिनट का। और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 37 डिग्री 6 मिनट का। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों को 2 लोकेशन ध्यान रखनी पड़ेगी। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक भारत का विस्तार है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ये विस्तार है किसका, इंडिया का। बात समझ में आई सब लोगों को, क्लियर है। उत्तरी गोलार्ध में। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर पूर्वी इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे है हमारा विस्तार, तो इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे ईस्ट। ठीक है भाई, ये ईस्ट हो गया। ये हमारा भारत का विस्तार है और यही क्या है, लोकेशन है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर पूछी जाए उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक हमारा लोकेटेड है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लोकेटेड है। कहाँ, इंडिया। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो जो इनके बीच की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है भाई। और इनके बीच की दूरी जो है वो है 2933 किलोमीटर। ये तो हो गई हमारे इंडिया की लोकेशन। ठीक है भाई, आई होप आप सब लोगों को ये लोकेशन क्लियर हो गई होंगी। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये पूर्वी गोलार्ध में कहाँ तक स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है भाई सब लोगों को, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए मैं आपको थोड़ा मैप बना के बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट ये जो लोकेशन लिखी है ये कहाँ पे है इंडिया में, तो मैं इस सबको रफ कर दे रहा हूँ और मैं इंडिया का मैप बना के आपको बताऊँगा अभी कि कौन सा पॉइंट। तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, बहुत कर दीजिए।
रहा नीचे? नहीं आ रहा नीचे ना? नहीं आ रहा नीचे? पॉज कर दूँ, मैप बना दूँ। एक्चुअली इंडिया का मैप है, और अभी हम लोगों ने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये एक्चुअल में इंडिया में है कहाँ, ये पॉइंट इंडिया में है कहाँ, ये हम लोग अब इस मैप पे देखेंगे कि ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है, नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है, और ये पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं जैसे कि, तो ये है इंडिया का नॉर्थ, इधर पूरा नॉर्थ है, तो ये नदर्न पॉइंट हो जाएगा। ये है इंडिया का ईस्ट, तो यहाँ कहीं पे इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट। ये है साउथ, तो यहाँ कहीं इंडिया का क्या है, मोस्ट सदर्न पॉइंट। और ये है वेस्ट, तो यहाँ कहीं इंडिया का है मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट। ठीक है भाई। तो अब हम लोग याद रखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे उत्तरी बिंदु भारत का वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे। यानी इसका ये मतलब है कि ये अर्थ के सेंटर से कितने अंश का कोण बनाता है, 37 डिग्री 6 मिनट का कोण बनाता है। क्लियर है। और इस पॉइंट का नाम जो है वो है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है भाई, इंदिरा कॉल नाम है इसका। इसी तरीके से यहां पे हम लोग देखें, ये है मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट। क्या है, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये इंदिरा कॉल पड़ता है कौन से स्टेट में, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। किसमें पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, JNK में। ठीक है भाई। और यहाँ पे ये स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ AP। क्या अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है, जिस सबसे पूर्वी बिंदु का नाम जो है वो है, ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पे। इस बिंदु का नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। ठीक है भाई, किबिथु नाम है। अब सदर्न पॉइंट कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पे। किस पे पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट पे ये। और इस पॉइंट का नाम है कैप कोमोरिन। क्या नाम है, कैप कोमोरिन। और ये पड़ता है किसमें, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो यहाँ पे हम लोग TM लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में मैं, यहाँ पे TM, तमिलनाडु स्टेट में ये पड़ता है। तमिलनाडु के भी किसमें, कन्याकुमारी में। क्या, कैप कोमोरिन, जो क्या है मोस्ट सदर्न पॉइंट कह सकते हैं। मोस्ट सदर्न पॉइंट नहीं, सदर्न पॉइंट। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो ये पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट पे। ठीक है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पे। और ये स्टेट कौन सा पड़ता है, गुजरात। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गुजरात। तो गुजरात। और इस पॉइंट का नाम कौन सा, पहले पड़ता था, पहले नाम था जो पड़ता था मोस्ट सदर्न पॉइंट, वो पड़ता था राजहर क्रीक। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब ये हो गया कौन सा, तो अब ये हो गया कौन सा, कौन सा हो गया, गुहार मोती। कौन सा हो गया है, गुहार मोती। और इसको हिंदी में बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं, गौर माता। ठीक है भाई, ये क्लियर है। ओके, अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट और ईस्ट में 2 घंटे का अंतर होता है, मतलब टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर होता है। अब टाइमिंग तो सेम ही होगी पूरे इंडिया में, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पे सूर्य 2 घंटे पहले उगाता है, लगभग 2 घंटे पहले उगाता है ईस्ट में। तो ऐसा क्यों है, अब देखिए ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, तो लगभग ये कितना बचा, 25 में से 7 घटाएंगे कितना बचा, 25 में 7 घटाएंगे 18 मिनट, और 97 में से इसको घटाएंगे तो लगभग 30 मान लेते हैं हम लोग, 30 अंश। तो एक अंश में जो टाइमिंग होती है वो होती है 4 मिनट की। कितनी होती है, 4 मिनट की। हम लोग आगे सिलेबस में डिस्कस करेंगे ये टाइमिंग कैसे निकालते हैं। तो 4 मिनट की होती है। तो 30 गुणा 4 अगर हम लोग कर दें तो बराबर कितना आ जाएगा, 120 मिनट। तो कितना हो गया, 2 घंटे। 2 घंटे, लगभग 2 घंटे। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर होता है।
यहाँ का यहाँ पे सूरज क्या अरुणाचल प्रदेश में कहाँ निकल सबसे पहले निकलता है, ऐसे 2 घंटे पहले। ठीक है भाई, तो ये तो है हमारे क्या ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट और ये सब पॉइंट हो गए। उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट। वेस्टर्न पॉइंट पूछा जाए तो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती। ईस्टर्न पॉइंट पूछा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट की बितू। और सदर्न पॉइंट पूछा जाए तो कैप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ध्यान रखेंगे ये कैप कोमोरिन जो है, ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, कैप कोमोरिन जो है यानी तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो है वो मेन लैंड इन भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणी बिंदु है। क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो यहाँ पे पड़ता है, या ध्यान रखेंगे यहाँ पे पड़ता है एक यूनियन टेरिटरी जो जिसका नाम है क्या, अंडमान निकोबार। इस यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है। बात समझ में आ रही? बात को ध्यान से समझो, दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताइए, मुख्य भूमि, मेन लैंड, वर्ड को समझना, मेन लैंड का दक्षिणी बिंदु क्या होगा तो कैप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ये फंसता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु बताइए, अब अंडमान निकोबार भारत से तो अलग नहीं है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो होगा वो होगा क्या, 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, भारत का दक्षिणी बिंदु जो होगा वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट पे, और उस पॉइंट का नाम होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कैप कोमोरिन। क्लियर है? अब इंदिरा पॉइंट को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को जो और कई नामों से जाना जाता है तो सबसे पहले ये किस नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट, तो सबसे पहला नाम जिस नाम से ये जाना जाता है वो है पिग्मेलियन। क्या है? पिग्मेलियन। सेकंड जो नाम से जाना जाता है वो है क्या, पारसेन। क्या है? पारसेन। और थर्ड जो नाम से ये जाना जाता है इस का है लाहीचिन। इन 4 नामों से जाना जाता है क्या, इंदिरा पॉइंट, इंक्लूडिंग इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे पहला, दूसरा पिग्मेलियन, तीसरा पारसेन, लाहीचिन। क्लियर है? ये हो गया क्या आपके पॉइंट्स, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, नदर्न पॉइंट पूरे हो गए। ये ध्यान रखना है आपको, कैप कोमोरिन वाला और ये इंदिरा पॉइंट वाला। अब डिस्टेंस पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ से गुहार मोती से लेके यहाँ तक की बिंदु तक जो भारत की लंबाई है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से तमिलनाडु यानी कैप कोमोरिन से लेके और यहाँ तक जो लंबाई है ये इंदिरा कॉल से लेके कहाँ तक, कैप कोमोरिन तक, तो ये है 3214 किलोमीटर। ये कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो भी मैंने बताया। तो ईस्ट टू वेस्ट लंबाई कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट लंबाई कितनी है भारत इसकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। क्लियर है सब लोगों को? ओके। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाउंड्री, भारत की बाउंड्री। तो मैं यहाँ पे ये रफ कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, बाउंड्री। अब देखिए बाउंड्री हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाउंड्री, भारत की बाउंड्री। तो इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो क्या, वाटर बाउंड्री। क्या? वाटर बाउंड्री। और नंबर दूसरा क्या, लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री। बात क्लियर है?
इधर एक चीज और याद रखेंगे, इधर भारत का एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है क्या, लक्षद्वीप, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। भारत का आइलैंड पड़ता है क्या, लक्षद्वीप। अब वाटर बाउंड्री, अगर हम वाटर बाउंड्री की बात करें तो वाटर बाउंड्री जो मेन लैंड की है वो है कितनी, वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। और अगर टोटल की बात करें, टोटल वाटर बाउंड्री कितनी है, तो है 7516.6 किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब है, वाटर बाउंड्री यहाँ से लेके ये जो पूरा है, यहाँ पे अरेबियन सी पड़ जाता है, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया जो है, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या पड़ती है, बे ऑफ बंगाल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या पड़ता है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, यहाँ क्या पड़ता है, अरेबियन, अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो ये जो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है भाई, यहाँ तक जो लंबाई है वो पड़ती है कितनी, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसमें अंडमान निकोबार और अगर लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल जो लंबाई हो जाएगी किसकी, वाटर बाउंड्री की, वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर ये हो जाएगी टोटल बाउंड्री। और अगर मेन लैंड की पूछे तो 6100 किलोमीटर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग लैंड बाउंड्री को। तो लैंड बाउंड्री यहाँ से लेके और ये जो ये पूरा और ये यहाँ तक पड़ती है, यहाँ तक लैंड बाउंड्री कहाँ तक पड़ती है, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके ये इस तरीके से यहाँ से शुरू करेंगे लैंड, यहाँ तो भाई समुद्र कहाँ पे, सी कहाँ पे, ये इधर ही है, इधर तो पूरा लैंड एरिया है ना, जमीन है इधर तो पूरी। तो यहाँ पे ये जो पड़ता है यहाँ से लेके और ये पूरा ये पड़ता है लैंड एरिया, और यहाँ तक की जो लंबाई है वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई क्या, बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के फ्रंटियर, यानी भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश हम सब जानते हैं, यहाँ पे क्या पड़ता है, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या पड़ता है, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या पड़ता है, चाइना, यहाँ पे क्या पड़ता है, नेपाल, यहाँ पे क्या पड़ता है, भूटान, यहाँ पे क्या पड़ता है, म्यांमार, ये पड़ता है बांग्लादेश, और ये पड़ता है क्या, श्रीलंका, इधर क्या पड़ता है, मालदीव्स, और इधर क्या पड़ता है, इंडोनेशिया। तो ये चीज अगली लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं ये आपस में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, किन्होंने बनवाई ये लाइन है, क्या हम मतलब POK है, ये सब, ये अगला जो भी पड़ोसी देश के बारे में जो बातें होंगी वो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।